वीआईपी न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। ये तेरा ही नूर है जो चमकता है मेरे चेहरे पर, वरना मुझे कौन पूछता है। दरअसल ये शेर मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने सुनाया, जिससे भाजपा से निकाले जाने का उनका दर्द भी एक बार फिर से छलक उठा। उमा भारती शराबबंदी के बहाने गाहे बगाहे अपनी ही पार्टी की सरकार को निशाने पर लेती रहती हैं, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे उनकी पार्टी ही चुनावी मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। अब तक सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आक्रामक रहने वाली एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती लगता है अब अपनी ही पार्टी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने अपने लोधी समाज के लोगों से कहा है कि वे उनके कहने पर बीजेपी को वोट ना दें, बल्कि अपना हित पहले देखें। मैं तो पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं, पर मैं आपको गिरवी नहीं रख सकती। तो सवाल ये उठता है कि चुनावी साल में उमा दीदी की तलखी बीजेपी के लिए मुश्किलें ना खड़ी कर दे। अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, पर उमा भारती के इस बयान ने एक बार फिर भाजपा में खलबली मचा दी है और कांग्रेस को एक और मौका दे दिया है भाजपा पर निशाना साधने का। तो वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कह दिया कि बीजेपी को वोट देने वाला लोधी समाज ही नहीं बचा। मध्य प्रदेश में 174 से ज्यादा बनेगी कमलनाथ की सरकार। तो पहले आपको सुनवाते हैं उमा दीदी का बयान, फिर सुनवाते हैं प्रतिक्रियाएं। किसने आपका अपमान रखा? मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधी हो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। और इसलिए मैं ये मान के चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद हैं। मेरी सभाएं होंगी, मैं आऊंगी। अब बीजेपी को वोट देने वाला लोधी समाज ही नहीं बचा, तो बचा क्या? वोट कौन देगा हमको? बचे नहीं कोई वोट देने वाले। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 174 से ज्यादा से बनेगी कमलनाथ जी की सरकार। लोधी समाज को इस बंधन से मुक्त करने का जो भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो पार्टी से बंधी हुई हूँ, लेकिन आप स्वतंत्रता पूर्वक मतदान करें, और ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि कितनी गहन उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी द्वारा उमा भारती जी जैसी नेताओं की जा रही है। ये जो सौतेले बच्चे जो खरीद कर लाए गए घर में, उनके कारण जो कोर वर्कर है, जो भारतीय जनता पार्टी की आत्मा जिन्होंने अपनी पूरी जिस्म लगा दी है, वो उपेक्षा, दंश और जो है एक तरह से उदासीनता के दौर। देखो, उमा कांग्रेस तो जो है बैसाखियों पे आ गई है। कहीं से भी कुछ उनको दिखाई देता है तो लगता है कि अंधे के हाथ बटेर लगी, वो कहने लगता मैं बड़ा शिकारी हूँ। उमा जी के बयान को ठीक से पढ़ना चाहिए, ठीक से सुनना चाहिए। उमा जी भारतीय जनता पार्टी की स्तंभ हैं, कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कौन सी बात किस भाव में कही है वो कांग्रेसी कभी नहीं समझ सकते। उमा जी का तिल तिल रोम रोम भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए है और रहेगा। तो उमा भारती का तिल तिल रोम रोम बीजेपी के लिए है, बीजेपी की निष्ठावान वो कार्यकर्ता है, नेत्री हैं, लेकिन बयान जो आते हैं वो कहीं ना कहीं खलबली मचा देते हैं। बीजेपी खेमे में कहीं ना कहीं एक खलबली देखी जाती है और कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल जाता है। इसी पर करेंगे चर्चा। आइए आपको पहले कौन कौन मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी से अनिल बुलचंदानी जी। अनिल जी बहुत स्वागत है, नमस्कार। साथ ही जुड़ गए हैं कांग्रेस से राम पांडे जी। राम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हमारे साथ खिलावन चंद्राकर जी। सबसे पहले राम पांडे जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। जो लगातार बयानबाजी उमा भारती की होती रहती है, हालांकि ये कहा जाता है कि उमा दीदी जो बात कहती हैं वो दिल से नहीं कहती, बस यूं ही उनके जो शब्द हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दर्द देखा जाता है। एक बार फिर वो दर्द छलक पड़ा, क्या कहेंगे? तो ये तो फिर जुमलेबाजी हो गई यदि वो झूठ बोल रही हैं तो। और अभी बीजेपी के कोई प्रवक्ता बोल रहे थे कि वो तो बीजेपी की पक्की भक्त है और उनको ये नहीं पता कि वो बीजेपी पार्टी को छोड़ भी चुकी हैं, अपनी पार्टी बना चुकी हैं, बीजेपी के विरोध में अपनी पार्टी के वो प्रत्याशी खड़ी कर चुकी हैं, नरेंद्र मोदी जी को वो विनाश पुरुष बोल चुकी हैं कि देश का यदि बंटाधार किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। अभी शराब के बारे में रोज बोलती हैं, शराब बंद होनी चाहिए, कभी शराब की दुकानों पर पत्थर फेंकती हैं।
हाँ, ये बात जरूर है कि 2003 में जो मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी थी उसमें उमा भारती का सबसे बड़ा योगदान था। उमा भारती को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था। बीजेपी की सरकार बनी थी, उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाया और एक प्रकरण में उनको हटा दिया, आश्वासन दिया था कि उसके बाद आपको दोबारा बनाएंगे। लेकिन एक महिला थी, एक साध्वी थी, भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है, उनका हाथ बाबरी मस्जिद में भी था, तो उसके बावजूद उमा भारती को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, एक महिला को मुख्यमंत्री पद से अलग कर दिया। उनकी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। अब वो कह रही है लोधी समाज। पहली बात तो ये है कि आप धर्म की राजनीति करते हो और ये जाति की भी राजनीति कर रहे हो। भाई कोई भी समाज आपकी जेब में थोड़ी होता है। भाई आप यदि नेता हैं तो लोधी हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, जाटा हो, सारे लोग आपके हैं। आप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, कोई एक आप लोधी समाज की अकेले की नेता थोड़ी है। आप तो हर समाज के नेतागिरी जब आप कर रहे हो तो आपको हर जाति और हर धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। केवल आप लोधी समाज को यदि आप साथ में लेकर चल रही हैं तो ये एक अच्छे नेता के लक्षण नहीं होते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी जो पीड़ा व्यक्त की है कि लोधी समाज को, मैं कहती थी एक तरह से जो उन्होंने बोला है उसका पूरा अर्थ यही है कि लोधी समाज मेरे कहने से भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता था, अब वो लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए ना देने के लिए स्वतंत्र है। देखा जाए तो उनका कहने का मतलब यही है कि अब भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कीजिए। और ये बात भी सही है, मध्य प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लहर चल रही है और इस बार जो 2023 का जो चुनाव आने वाला है तो जो उमा भारती जो एक इशारा कर रही है वो यही इशारा कर रही है कि अब कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली है। चलिए अनिल जी का रुख कर लेती हूँ। अनिल जी, उमा भारती जी ने जो बयान दिया कहीं ना कहीं से प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में भी देखा जा रहा है। लोधी समाज का जो एक बड़ा वर्चस्व है जिसको 2003 से देखा जाए, अब 2023 के चुनाव आ रहे हैं, तो क्या इसे आगामी रणनीति कहा जाए कि मेरी उपेक्षा हुई है तो इस तरीके से अपने समाज में, क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम में राजनीतिक बयानबाजी दी गई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे फायदा हो सकता है। हालांकि राम पांडे जी ने यह बात नहीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इस बयानबाजी का कितना लाभ मिल सकता है कांग्रेस को और कितना फायदा बीजेपी, नुकसान बीजेपी को हो सकता है? सुनीता जी, जिस कार्यक्रम में उमा जी गई हैं जी, वो एक समाज का कार्यक्रम था, समाज के प्रतिनिधि के रूप में। लेकिन बयानबाजी तो राजनीतिक थी, परंतु उन्होंने जो संदेश दिया है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जी, भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है। हम लोगों ने जातियों की राजनीति नहीं, मानवता की राजनीति की है, सेवा की राजनीति की है, भ्रष्टाचार की राजनीति की है। उत्तर प्रदेश के चुनाव देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सभी जाति संप्रदाय के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। हम भारत के विकास की राजनीति कर रहे हैं, किसी जाति की राजनीति नहीं। मैं राम पांडे जी के कुछ शब्दों से पहली बार बड़ा प्रभावित हुआ हूं कि उन्होंने कहा कि एक जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, राम पांडे जी के वक्तव्यों से लगता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति से कांग्रेस को बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह सच्चाई है कि उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की स्तंभ है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को स्थापित करने में उनका महत्वपूर्ण रोल है और आज भी उन्होंने यही कहा है कि मैं आऊंगी, बार बार आऊंगी, हर संप्रदाय पूरे, क्योंकि वो हमारे भाई सबसे वरिष्ठ नेता हैं, वो सभी संप्रदाय के लोगों से आग्रह करेंगी। केवल लोधी समाज से आग्रह करूंगी ऐसा उन्होंने कहा है कि केवल समाज के आधार पर नहीं, मैं तो सबसे आग्रह करूंगी भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करता, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और उस पद चिन्हों पर बढ़ रही है। और पूरा मध्य प्रदेश पूरा नहीं सुना, चीटी शक्कर खोजती है, चुनाव में लोधी खोजे जाते हैं, फोटो दिखाकर मेरी जो है वोट बटोरे जाते हैं, ये किस तरीके की राजनीति? नहीं, देखिए उमा जी के वक्तव्यों को ये तो ऐसा है कि आप कुछ भी किसी भी अर्थ में सोच सकते हैं, किसी भावार्थ में सोच सकते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस अपना लाभ लेने का प्रयास करेगी और करना चाहिए, ये राजनीति है। अगर राजनीति में राजा पटेरिया कुछ वक्तव्य देते हैं, जेल की सजा भुगते हैं, उस पर कोई कांग्रेस नेता वक्तव्य देने नहीं आता, सब बगले झांक रहे थे, इधर से उधर भाग रहे थे। तो देखिए ये राजनीति है। अगर कांग्रेस का नेता कोई गलत बयानबाजी करेगा तो भारतीय जनता पार्टी वाला उस पर विपक्षी पार्टी के लिए बयानबाजी कर रहे थे ना। आपकी जो नेत्री है जिनको आप स्तंभ कह रही है वो तो आपका ही स्तंभ हिला रही है, लोधी समाज को कह रही है वोट मत दीजिए। नहीं, उन्हें वोट नहीं दीजिए ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि मैं आऊंगी समाज के बीच में, आप अपने हितों का
देखिए, लोकतंत्र में सबको अपने अपने हितों का, अपने क्षेत्र के विकास का, कौन नेता उनके लिए श्रेष्ठ करे, कौन भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार और अगर तुष्टीकरण की राजनीति आपको पसंद नहीं है उसका बहिष्कार कीजिए। अगर व्यक्ति आपके सामने, मैं भी कह रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार आपको अनुचित लगता है, जो आपकी क्षेत्र की जनता के लिए, देखिए जब टिकट का वितरण होता है, टिकट का वितरण करते समय कई बार सभी राजनीतिक दलों से भूल होती है, गलत व्यक्ति का चयन हो जाता है, तो हार का सामना करना ही पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, अगर आपको व्यक्ति और पार्टी की विचारधारा, आइडियोलॉजी अच्छी लगती है, उस व्यक्ति का चयन कीजिए। ये संकेत उन सभी राजनीतिक दलों के लिए है कि श्रेष्ठ व्यक्ति का चयन कीजिए, अच्छे व्यक्तित्व राजनीति में आए, और राजनीति हो तो विकास की राजनीति हो, मानवता की राजनीति हो, सेवा की राजनीति हो, इसका संकेत भी उसमें से मिलता है। चलिए, अनिल जी ने बहुत अच्छे से उमा जी के बयान को समझाया है। मैं खिलावन चंद्राकर जी का रुख कर लेती हूँ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। खिलावन जी, इस पूरे बयान को आपने भी सुना है, जहां पर लोधी समाज की हम बात करें, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर बात करें तो बुंदेलखंड का इलाका, जहां पर विधानसभा की 65 सीटें लगभग आती है, लोकसभा में भी अगर बात कर ले लगभग 13 से अधिक सीटें आती है। तो कुल मिलाकर क्या इशारा है, या जो ये दबाव की राजनीति है, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए सुनीता जी, मैंने उमा भारती के पूरे बयान को देखा है, समझा है, सुना है, और आज कुछ वेबसाइट में पढ़ा भी है उनके बयान को। निश्चित रूप से अब क्या बयान है ये तो आप कई बार चर्चा कर चुकी है इस डिबेट में। कुल मिला के ये कहना है कि उनका ये बयान न सिर्फ भाजपा को असहज करती है, बल्कि आगामी चुनाव में भाजपा के साथ जो है लोधी वोटर जो अधिकतर रहते हैं वो छिटक जाने का भय भी सामने आ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे कांग्रेस को, जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है, विपक्षी दल है, उनको भाजपा पर हमला करने का एक मौका फिर से मिल गया। बार बार मौका मिल रहा है। जिस तरह से बयानबाजी लंबे समय से कर रही है उमा भारती जी, और जिस तरह से शराबबंदी को लेकर के हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की, जब शिवराज सरकार, खास तौर पर शिवराज जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से उनकी इस तरह का मनोभाव सामने आती है कि असहज कर देते हैं कुल मिला के अपने ही दल के लोगों को। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, उमा भारती कोई आम नेता नहीं है। उमा भारती जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो उसमें प्रमुख रोल अदा की थी अयोध्या मामले में, और उसके बाद से वो देश में लगातार घूमती रही, केंद्रीय मंत्री भी रही, अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में केंद्रीय मंत्री रही। फिर जब मध्य प्रदेश में चुनाव का मौका आया 2003 में, तो उसके ही नेतृत्व में अकेले के दम पर बहुत बड़ी बहुमत के साथ, जो अभूतपूर्व, अभी तक शिवराज ने उतना बहुमत नहीं लिया जितना उमा भारती ने 174-75 सीट लेके आई थी उतना। तो कुल मिला के वो इतनी बड़ी नेता है, भाजपा के ही इतनी बड़ी नेता है कि उनके बिना लगभग अधूरा सा हो जाता है पार्टी का चुनाव या पार्टी का चुनाव प्रचार। देखिए, जब हुबली का मामला हुआ, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की बनी और हुबली का मामला हुआ, तो जैसे ही उनको आरोपित बनाया गया, उसने बहुत सहजता से मुख्यमंत्री का पद त्याग कर दी और बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद जब बाबूलाल गौर के बदले और मुख्यमंत्री बनाने की आई, तो लगभग संभावना थी कि उमा भारती को फिर से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बना दिया जाएगा, क्योंकि हुबली मामले में उसको क्लीन चिट दे दी गई थी हुबली प्रकरण में। तो जब उमा भारती को बनाने के बजाय पूरी पार्टी नेतृत्व ने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाना पसंद किया, तभी से वो ये फायरब्रांड नेत्री जो है भाजपा के खिलाफ में खड़ी हो गई, भाजपा के खिलाफ में बातें करने लगी। और 2008 के चुनाव में तो उनने जो है जनशक्ति पार्टी बना के खुद चुनाव लड़ी, अपने लगभग 52-53 सीटों में चुनाव लड़ाई, और 5 सीटें जो है जनशक्ति पार्टी के नाम से जीती भी। लेकिन बॉर्डर में रहते रहते शिवराज की सरकार फिर से बन गई, और उसके बाद जब स्थिति देखी और फिर से वो वापस हुई पार्टी में, तब से वो पार्टी में वापस आने के बाद खटपटा रही है कि मुख्य धारा में उनको स्थान दिया जाए। कभी उनको चरखारी भेज दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के, कभी झांसी से लड़ाया जाता है लोकसभा का चुनाव। मध्य प्रदेश में भी उनने लोकसभा का चुनाव लड़ी, जीती भोपाल से। लेकिन मुझे लगता है कि
उनको जो स्थान मिलना चाहिए, राजनीतिक स्थान, वो भाजपा में नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वो उनकी छटपटाहट है। और पिछले कुछ दिनों से आप देख रही होंगी, जब से उनके भाई प्रीतम लोधी को पार्टी ने बाहर किया है, पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया, भाजपा से बाहर हो गए हैं वो, तब से उनकी छटपटाहट और बढ़ने लगी है। कभी शराब को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के सरकार को कटघरे में खड़ी कर देती है। उसके शराबबंदी आंदोलन को न तो सरकार का समर्थन मिल रहा है, न तो उसके खुद के दल के संगठन का समर्थन मिल रहा है, इसलिए भी वो आक्रोशित हो जाती है, कभी पत्थर फेंकने लगती है शराब दुकानों में जाके जी। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि ये उनका बयान जो है, लोधियों को जो कहा गया है कि बंधन से मुक्त करती हूँ, मैं तो जाऊंगी चुनाव प्रचार करने, पार्टी का मंच से संबोधित भी करूंगी, लेकिन लोधियों को वोट देने की बात नहीं कहूंगी, लोधियों से नहीं अपील करूंगी कि वोट दे दीजिए। अर्थात कुल मिला के उनका ये सब अभिप्राय यही है कि आप लोग भाजपा के विरोध में वोट करिए, ये कहना है उनका। उन्होंने ये भी कहा है कि 50 सीटें हम प्रभावित करते हैं, उनमें से 27 सीटें ऐसी जिसमें हम अपनी इच्छा पर चुनाव जिता सकते हैं किसी को भी। तो इस तरह की बातें करके एक तरह से भाजपा पर उसने दबाव बनाने की कोशिश बिल्कुल। की है। उससे पहले जिस तरीके से आपने नाम लिया प्रीतम सिंह लोधी, जो कि पहले ही कहीं ना कहीं अल्टीमेटम दे चुके हैं कि 2023 के विधानसभा में 65 सीटें जो है वहां पर कमल नहीं खिलने देंगे। चलिए मैं रुक करना चाहूंगी राम पांडे जी का। राम पांडे जी, जिस तरीके से अब लोधी खेमा जो है वो कहीं ना कहीं जो स्वर नजर आ रहे हैं, प्रीतम सिंह लोधी हो चाहे उमा भारती के जो अभी बयान आए हैं, अगर बात करें उनके भतीजे राहुल लोधी जो कि खरगापुर से विधायक है, उनकी विधायकी भी लगभग खतरे में नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर ये जो दंश है, क्या यही है जो बार बार मंचों से निकल कर आता है? जो भी है भारतीय जनता पार्टी ने, वो जैसे भी लीडर हो, उमा भारती जी के साथ अन्याय तो किया है। भाई 2003 में उमा भारती जी के नाम पर जीते थे और 2003 का विधानसभा चुनाव शिवराज जी स्वयं हार गए थे। आप ये देखिए, जब बीजेपी बम्पर जीती थी, सबसे ज्यादा बहुमत से जीती थी, वो वाला चुनाव शिवराज सिंह विधानसभा का स्वयं हारे थे और एक हारे हुए को उमा भारती को हटाकर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये उमा भारती के साथ और महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने ये कुठाराघात किया है, उनके साथ दोगलापन किया। प्रीतम लोधी जी की बात करूं तो वो भारतीय जनता पार्टी के मतलब उमा भारती जी के भाई नहीं है, क्योंकि वो ग्वालियर के रहने वाले हैं, मैं ग्वालियर से हूं, तो वो भाई नहीं है। वो ठीक है, लोधी एक बात है। और लोधी समाज की बात आए तो ऐसा नहीं है, अभी जो 2018 का चुनाव देख लीजिए, कांग्रेस के जो लोधी प्रत्याशी थे वो ज्यादा जीते थे, भारतीय जनता पार्टी के जो लोधी प्रत्याशी थे वो हारे थे। तो कोई भी जाति किसी से बंधी नहीं है, कोई भी जाति किसी एक नेता से बंधी हुई नहीं है। वो कांग्रेस में एमएलए में लोधी ज्यादा जीते थे और उमा भारती ने उनको बहला फुसलाकर बीजेपी में वो उनमें से 2 लोगों कर लेके आई, तो एक बार में चुनाव हार गए और एक ने कोर्ट ने एक का चुनाव निरस्त कर दिया गया। तो मैं ये मानता हूं कोई भी जाति है वो स्वतंत्र है, नेताओं को जाति की राजनीति नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात खिलावन जी ने कही कि उमा भारती जी को यदि कुछ राज्यपाल बना दिया जाए, केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए तो शायद उनका दिमागी संतुलन ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक मोदी जी और अमित शाह जी हैं तो वो लोग आडवाणी जी और अटल जी के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अटल जी आडवाणी जी के समय जो भी देश में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, उनको इन दोनों ने, मोदी जी और अमित शाह जी ने बिल्कुल ठिकाने लगा दिया गया है, घर बैठा दिया गया है। यही नहीं, उमा भारती जी नहीं, मध्य प्रदेश में और भी हैं, प्रभात झा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको घर में बैठा दिया गया। दीपक जोशी, अजय वैष्णोई, मध्य प्रदेश में ही 50 नेता है भारतीय जनता पार्टी के जिनकी पहचान तक मोदी जी और अमित शाह ने खत्म कर दी है। चलिए मैं अनिल जी आपका जवाब ले लेती हूं, जो आरोप लगा रहे हैं राम जी, थोड़ा बहुत चल रहा है। तो उमा भारती जी क्योंकि अटल जी आडवाणी से जुड़ी हुई है, तो उनकी तो भारतीय जनता पार्टी में ये दुर्दशा होनी है। फिर उसके बाद कांग्रेस के कुछ विधायक खरीद लिए जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सर पर बिठा दिए जाते हैं। अब जैसे मैंने दीपक जोशी जी का नाम लिया देवास में, तो कांग्रेस का एक खरीदा हुआ विधायक उनके सर पर बिठा दिया। सिंधिया जी को भूल गया, सिंधिया जी को भूल गए, राम पांडे जी सड़कों पर उतर गए, वो सड़क पर क्या हुआ, पार्टी का हश्र। तो ये तो कांग्रेस खेमे में भी हो रहा है ना, उपेक्षा तो हो रही है।
बड़े नेताओं की, मैडम, इसका तो ये खामियाजा आप बीजेपी भुगत भी वालों को चुके बोलने हैं। दो ना मैडम, जी ये सवाल बीजेपी वालों को करने दो जी। आप ऐसे सवाल कांग्रेस से क्यों करती है? ये काम बीजेपी का है। नहीं, मेरा ठीक मेरा है, दोनों आप पार्टियों से जैसे सवाल करने का हक बीजेपी बनता है से सर, आप पूछती जवाब है कि दीजिए, आम मैं अनिल काट जी से कर सवाल खाओगे का या जवाब चूस ले कर लूंगी, मुझे खाओगे, जो तो जवाब हमसे लेना भी होगा। सवाल पूछ लिया करो। जी नहीं, मुझे काउंटर ठीक है, करने अब का आपने अधिकार क्या पूछा है, मैं है। आपको राम जवाब पांडे दे जी, देता राम हूँ। पांडे जी, क्या आपका पूछा जो आपने? अधिकार है वो आपके सवालों का जवाब देने का है। मैं अनिल जी से क्या सवाल लूंगी, मैं उनसे पूछ जी, लूंगी। अनिल जी आगे क्या के आप कहेंगे? सवाल बताइए, क्या क्या मैं पूछा यही आपने, सोच मेरे को रहा था बताएं। कि जी। इस बार की डिबेट में राम पांडे जी ने मीडिया पर अटैक क्यों नहीं किया है। हर बार एक मौका जरूर लेते हैं भाई साहब और उस जी। विषय पर आ जाते हैं कि मीडिया जो है भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट क्यों करती है। ये तो मैं सब आज बड़ा जानते मुझे हैं, पूरा देश मुझे जानता अखर है। रहा था, नहीं, मुझे आज खल नौकरी रहा खतरे था में भी क्या जानते बात है हैं। राम पांडे जी देखिए, इस आप बार भी जानते अटैक हैं। करने क्यों नहीं आप अच्छा पर आपको कसम खाकर मौका बोलिए मिला कि भाई साहब, मीडिया बहुत दबा हुआ बढ़िया नहीं है आपने। क्या? आप भी जानते हैं, खिलावन जी भी जानते हैं, लेकिन राम अब पांडे जी, बोलने भारतीय की जनता हिम्मत नहीं है पार्टी की सबकी। ये परिपाटी तो के सब बारे में जानते मैं हैं। आपको राम बता पांडे जी दूं। सुन लीजिए, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है कि हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है। कांग्रेस में देखिए जितने भी वरिष्ठ नेता हैं बिल्कुल वही बने हुए हैं। आपने बहुत सारे नाम लिए हमारे राजनेताओं को हटाने के, उनका हाशिए पे चले गए, ये हो गए वो हो गए। भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को मौका जरूर देती है सेवा का, और उसी मौके के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के गुजरात नेतृत्व को देखिए कि कितना बड़ा परिवर्तन आया, कितने मंत्रियों के टिकट काट दिए गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज भी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के पद चिन्हों पर है। किसी भी संप्रदाय से, किसी भी जाति से, जाति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी न वोट मांगती है न वोट मांगेगी। लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी का प्रशंसक रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। जितने भी समाज हैं, कमलनाथ जी ने बीच में एक और प्रयास किया सिंधी समाज को बरगलाने का, कि सिंधी समाज अगर हमारे साथ आ जाएगा तो हम मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बना ले। कमलनाथ जी से पूछिए, क्या केवल एक सिंधी समाज के दम पर आप मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बना सकते हैं? क्या कभी नहीं बन सकती। संप्रदाय और जातियों के आधार पर राजनीति नहीं होती। अगर आप बोलेंगे कि मध्य प्रदेश का प्रत्येक मतदाता, मध्य प्रदेश का हर जाति, हर संप्रदाय का व्यक्ति अगर राजनीतिक दल के साथ खड़ा होगा तो वो देखता है, मतदाता चाहता है कि उसकी उपेक्षा ना हो। विकास कौन कर रहा है, कौन शिक्षा दे रहा है, कौन स्वास्थ्य दे रहा है। कोरोना काल की हल्की सी अंगड़ाई का एहसास हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ने देश की जनता से निवेदन किया, सावधानी बरतिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, भीड़ में मत जाइएगा, मास्क का उपयोग करिएगा। परंतु कांग्रेस ने फिर जनता को बरगलाने का काम किया। पूरे देश की जनता में मैसेज गया कि जिस प्रकार से कोरोना में वैक्सीन का बहिष्कार करने के लिए कांग्रेस प्रेरित की थी, आज भी भारत का प्रधानमंत्री निवेदन कर रहा है एक परिवार की तरह, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सुरक्षा कीजिएगा। परंतु राहुल गांधी जी ने क्या किया? अभी घूमने फिरने के लिए चले गए, कह रहे थे कि साहब हमारी रैली को रोकने के लिए कांग्रेस घबरा रही है। राहुल गांधी से कांग्रेस का नेता नहीं घबरा रहा, कोई नहीं डर रहा उनसे, परंतु उनको वक्तव्य देने हैं। परंतु भारतीय अनिल मूलचंदानी जी, अभी राहुल गांधी पर हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, अभी हम उमा भारती पर कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी की चर्चा कर रहा हूं कि हम सबकी सोचते हैं। भारत का प्रधानमंत्री भारत के बारे में सोचता है, मध्य प्रदेश के बारे में सोचता है, जातियों के आधार पर नहीं कहता कि साहब लोधी समाज मास्क पहने, सिंधी समाज नहीं पहने, देश का ये समाज पहने, वो समाज नहीं पहने। पूरे समाज से निवेदन किया कि अगर कोरोना की कहीं अंगड़ाई दिख रही, कि भीड़ दिख रही है, अपनी सावधानी से अपना ख्याल रखिएगा, मास्क का उपयोग कीजिएगा। निवेदन किया था, आदेश नहीं चलाया। ये देश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार कर चुका है। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी के मत जातियों के आधार पर नहीं आएंगे, विकास के आधार पर आएंगे, राष्ट्रता के नाम पर आएंगे, हिंदुत्व के नाम पर आएंगे, राष्ट्रवाद के आधार पर आएंगे, भारत की सुरक्षा, भारत की स्वास्थ्य के आधार पर आएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर अनिल मूलचंदानी जी ने की, लेकिन मेन मुद्दे पर वो नहीं आए कि उमा भारती जी की उपेक्षा क्यों हो रही है, और उपेक्षा की वजह से अब जो वोट बैंक में सेंध लगती नजर आएगी। क्योंकि पहले ही प्रीतम सिंह लोधी जी ये बयान दे चुके हैं कि 65 सीटों पर कमल नहीं खिलने दिया जाएगा। अब एक बार फिर उमा भारती भी लगभग वही बात कर रही है। सामाजिक कार्यक्रम में राजनीतिक बयान देकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब जो आगामी चुनाव है उसमें जो लोधी वोटर हैं उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए। खिलावन जी, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से बात की जाए, ये कहा जाता है कि एक तो धर्म की राजनीति होती है हमारे यहाँ, दूसरी तरफ होती है जो जातिवाद है उसको लेकर। तो ये समीकरण जो बनाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अब क्या ये बीजेपी का समीकरण बिगड़ता नजर आएगा? पीसी शर्मा जी भी कह चुके हैं कि भाई अब जो लोधी वोटर हैं वो तो यहाँ वोट नहीं देंगे, हम तो कमलनाथ की सरकार जो 174 से आने वाली है। देखिए, उमा भारती क्या अपील जो करती है जी,
मुझे लगता है कि बड़े वर्ग में उसकी अपील का प्रभाव होता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से भाजपा में वो सक्रिय है, बहुत वरिष्ठ नेता है वो भाजपा के, अपील तो उसकी जो है क्लिक करती है निश्चित रूप से। तो मुझे लगता है कि इससे भाजपा को आने वाले दिनों में नुकसान हो सकता है। लेकिन मेरा ये कहना है, अनिल जी को मैं सुन रहा था, मैं अनिल जी को बताना चाहूंगा, देखिए अनिल जी, कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, यदि चुनावी राजनीति में वो आती है तो वो जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर ही वोटों का बंटवारा करवाती है, वो करती रहती है, उसी पर विश्वास भी करती है। अब देखिए, उमा भारती न सिर्फ लोधी समाज की बड़ी लीडर है, बल्कि बैकवर्ड क्लास में उनकी बहुत, अन्य पिछड़ा वर्ग में उनकी बहुत मान्यता भी है। कई मंचों में मैंने उनको जाते हुए देखा है पिछड़ा वर्ग के। तो बड़ी नेता है, वो बड़ी अपील भी उनकी जो है ना, प्रभावी अपील भी करती है और प्रभावी भी होता है अपील। तो कुल मिला के उनकी उपेक्षा जो लगातार हो रही है, और जिस तरह से अनुमान लगाया जाता था कहीं कहीं कि कभी उनको कहीं के राज्यपाल बना दिया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है अभी खरगापुर का जब चुनाव हुआ था तब उम्मीद की जा रही थी कि एक बार वहां से वो चुनाव लड़ चुकी है विधायक की, तो उनको उपचुनाव में जो है भाजपा जो है अवसर देगी, लेकिन वो भी नहीं दी गई। बाद में यह कहा गया कि उमा जी ने खुद ही मना कर दी है, लेकिन हम लोगों ने जब व्यक्तिगत रूप से उमा जी से बात की तो उन्होंने स्पष्ट करी कि मुझसे कुछ कहा ही नहीं गया पार्टी की तरफ से। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि उनकी उपेक्षा तो हो रही है, और उनकी उपेक्षा, अपनी उपेक्षा को लेकर के वो बार बार जो है अपने ही दल के सरकार को कटघरे में खड़ी करती है, अपने ही संगठन को, पार्टी के संगठन को कटघरे में खड़ी करती है। अभी शराब वाले मामले में दोनों को कटघरे में खड़ी कर रही है, न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को कर रही है, बल्कि बीडी शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा के संगठन को भी कटघरे में खड़ी कर रही है। और कितनी फायर ब्रांड नेत्री हैं, और सब ये हम कई प्रकरण है, जिस तरह से अडवाणी के सामने जो है जो अपने आप को प्रस्तुत की थी आज से लगभग 26 साल पहले, वो भी आप और हमसे छुपी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कहना है, हाँ ये बात राम ने जो कही है बात कि उपेक्षा हो रही है, या जो अडवाणी और अटल के लोग थे उनको जो है दरकिनार किया जा रहा है, तो मैं उस बात को नहीं मानता। शिवराज सिंह चौहान तो खुद भी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बहुत पक्के माने जाते थे, उन्हीं के गुट से बहुत बड़े ओरेटर माने जाते थे, लेकिन उनकी तो ताजपोशी है और लगातार चौथी बार ताजपोशी है। लेकिन खिलावन जी, एक सवाल ये कि आखिर उमा भारती का कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी उपेक्षा हो रही है, और यही वजह है कि वो मंचों से ये बार बार बातें कहती हैं, चाहे वो शराब की बात हो जहां पर कभी वो गोबर फेंकती नजर आती है, कभी पत्थर बरसाती नजर आती हैं। अभी उन्होंने ट्वीट भी किया कि 17 जनवरी के बाद आर पार की लड़ाई होगी, उसके बाद ये एक और बयान आ गया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो बीजेपी आरोप लगाती है लगभग हर बार की अंदरूनी जो कलह है वो कांग्रेस में है, लेकिन ये कलह जो कहीं ना कहीं ये यहां पर भी नजर आ रही है, जहां पर एक कद्दावर नेत्री को, जिनको आप फायर ब्रांड नेत्री कहते हैं, उनकी इस तरीके से उपेक्षा कि उनको सार्वजनिक मंच पे जाके अपने दर्द को साझा करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से सुनीता जी, यही कहना है मेरा। जिस तरह से 2005 में जो बाबूलाल गौर के स्थान पर जब नए मुख्यमंत्री के चयन की बात आई, उस समय तक उमा भारती हुबली मामले में क्लीन चिट मिल चुकी थी। पार्टी चाहती तो उनके जिस तरह से योगदान था, 174-75 सीट लेकर वो यहाँ सरकार में आई थी, तो उनके योगदान को देखते हुए उनको फिर से रिपीट किया जा सकता था शिवराज सिंह चौहान के बदले उनके स्थान पर, लेकिन नहीं किया गया। संभवतः फिर से मुख्यमंत्री न बन पाने का दर्द आज भी उनके अंदर है, और मुझे लगता है कि वो जिस तरह से प्रयास करती है, जिस तरह से चर्चाओं में रहती हैं, और जिस तरह से अपने ही पार्टी और संगठन को कटघरे में खड़ी करती रहती है, उससे मुझे लगता है कि वो फिर से किसी न किसी तरीके से मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। अभी बहुत ज्यादा उनकी उम्र भी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं एक कसक जो है वो रह गई है कि मुझे पार्टी से निकाला गया, बीजेपी का जो मुझे मंत्री लेवल का जो पद मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, और बार बार वो दिख रहा है, लेकिन उसको लेकर आगामी रणनीति क्या होगी ये समझ में नहीं आ पा रही है। राम जी, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप पर आरोप लगते हैं कि अंदरूनी कलह है और ये दिखती है, लेकिन अब ये कलह तो सार्वजनिक मंचों पर नजर आ रही है। नहीं, हमारे लिए तो ये जुमला है
जी। तो 2018 में हम चुनाव जीते थे, तब भी ये था कि इनमें गुटबाजी है, ये बुरी तरह से हारेंगे। ये गुटबाजी वाला टैग तो हमारे ऊपर वो परमानेंट चिपका दिया गया है, चाहे हम लोगों में कितनी भी योग्यता हो। जी। अभी खिलावन जी ने कहा कि शिवराज जी भी अटल आडवाणी जी के आदमी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन गिरगिट की तरह रंग बदलना सबको थोड़ी आता है, वो शिवराज जी को आता है। शिवराज जी सबसे बड़े विरोधी थे मोदी जी के। जब मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए लॉन्च किया गया तो शिवराज जी मोदी जी के फोटो तक नहीं लगाते थे। आज भी दोनों की बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं करती है। आज भी मोदी जी और अमित शाह जी शिवराज जी को पसंद नहीं करते हैं, बस मजबूरी की ये दोनों की अभी ट्यूनिंग चल रही है। और शिवराज जी, मैंने कहा ना, गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं। वो तो हमारे सिंधिया जी के बहुत घोर विरोधी थे, उन्होंने तो उनको भी पचा लिया। तो शिवराज जी मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए कितनी बार भी गुलाटी खा सकते हैं। और उमा भारती जी है, जैसा कि हम बात कर रहे थे, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, तो राज्यपाल उनको कभी नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि राज्यपाल यदि उमा भारती को बना दिया गया तो जरूरी नहीं है कि वो इनकी बात माने के विधायकों की खरीद फरोख्त को सहमति दे, क्योंकि राज्यपाल की बगैर सहमति के विधायकों की खरीदी फरोख्त होना, खरीद फरोख्त की सरकार बनाना, मन पसंद के लोगों को डालना, ये राज्यपाल ही जो अभी पिछले 5-7 सालों से कर रहे हैं। हमने बॉम्बे में देखा, महाराष्ट्र में देखा, उत्तराखंड में देखा। क्योंकि उमा भारती, सर समय की कमी है, संक्षिप्त में बात रखें। तो उनको राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि राज्यपाल मोदी जी को चाहिए। चलिए अनिल जी से पूछ लेती हूँ। अनिल जी, क्यों आखिर ऐसा कोई पद क्यों नहीं दिया जा रहा उमा भारती जी को? बार बार जो दर्द झलकता है, तमाम नीतियों का विरोध करती नजर आती हैं, अपने ही खेमे में कहीं ना कहीं वो इस तरीके से वोट बैंक की सेंधमारी कही जा सकती, क्योंकि अब ये 65 जो वोट है, ये सामने से कहा जा रहा है कि लोधी वोट जो है वो अब बीजेपी के खेमे से कहीं ना कहीं डगमगा सकते हैं। तो आखिर क्यों नहीं उनको ऐसा प्रतिष्ठित पद मिलता है? क्यों नहीं उनको बार बार ये जो मंचों से बोलने की जो स्थितियां आ रही है, क्या ये आपके शीर्ष नेतृत्व में ये बयानबाजियों का जो दौर है वो नहीं सुनाई देता कि उमा भारती किस तरीके से छटपटा रही हैं? जो एक कसक है उनके मन में एक बड़े पद को लेकर, वो आखिर क्यों नहीं उनको मिल पा रहा? सुनीता जी, ये मीडिया और विपक्ष को लगता है कि उमा भारती जी छटपटा रही हैं। हमें नहीं लगता। उमा जी नहीं, उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की आज भी नेता हैं। उनकी सलाह से, उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी स्थापित की हुई है। उमा भारती जी के लिए मध्य प्रदेश उनका बनाया ऐसा फूल है, ऐसा वृक्ष है, उस वट वृक्ष को कभी भी उमा जी किसी भी प्रकार से, किसी वक्तव्य से क्षति नहीं पहुंचाना चाहेंगी। यह वृक्ष उनका, यह मध्य प्रदेश उनका है, मध्य प्रदेश का प्रत्येक कार्यकर्ता उनका है, शिवराज जी उनके हैं। उमा भारती जी के मन में वो इस विचारधारा से बहुत ऊपर की नेता बन चुकी हैं। ये हम छोटे स्तर पर सोच सकते हैं, उनके बयानबाजों का अर्थ निकाल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आज भी उमा जी का सम्मान राष्ट्रीय स्तर के एक राजनेता का है। भारतीय जनता पार्टी उनका परिवार है, भारतीय जनता पार्टी की वो बेटी हैं, भारतीय जनता पार्टी को मां का सम्मान देती हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को कभी क्षति नहीं पहुंचाना चाहेंगी। परंतु हां, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि कई बयानों को लेकर विपक्ष अपनी राजनीति करता है, परंतु उमा जी के मन में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कर्ता के लिए बहुत सम्मान साझा करना पड़े, ये सबसे बड़ी विडंबना। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तीनों मेहमानों का समय की कमी है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो लोधी वोट है वो उसको लेकर भी बात हुई, और पूर्व सीएम कल्याण सिंह का भी उन्होंने जिक्र किया। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनिल बुलचंदानी जी जुड़े, खिलावन चंद्राकर जी, राम पांडे जी, आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद। तो जो उमा दीदी है, उनकी सियासी बयानबाजी कोई पहली बार नहीं हुई है, लगातार ऐसे बयान आते रहे हैं, चाहे वो शराब नीति को लेकर हो या तमाम ऐसे बयान। क्योंकि अब एक जो बयान आया है वो राजनीति के मामले में इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि जो जातिवाद का मुद्दा आया है, लोधी वोट बहुत मायने रखते हैं, और इसको लेकर उमा भारती ने बयान दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो दर्द उन्होंने बयान किया है 2023 के चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को भी मुद्दा मिल गया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि कमलनाथ सरकार आएगी 174 से, और अब विधानसभा जो कि 230 विधानसभा है उसमें 65 लोधी वोटर्स जो है वो कहलाते हैं। बुंदेलखंड का इलाका हम देख लें, वहां पर भी कहीं ना कहीं अब इस बयानबाजी का असर होता नजर आएगा, लेकिन कितना असर होगा ये चुनाव के सीजन में नजर आएगा। दीजिए इजाजत, बने रहिए VIP न्यूज में।